Hello students, this is lecture number 2 of chapter number 13 न्यूक्लियाई of class 12th physics। और आज के इस लेक्चर में हम इन पॉइंट्स को, इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। हमारा पहला टॉपिक है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, जहां हम देखेंगे कि कैसे न्यूक्लियस के अंदर अलग अलग पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, बाइंड होते हैं। ठीक है, फिर उसी के बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस स्टेबल क्यों होता है और उसकी स्टेबिलिटी कहाँ से आती है ना। और उनको स्टेबल करने वाले फोर्सेस यानी न्यूक्लियर फोर्सेस की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक दैट इज न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी से। ठीक है, देखिए आपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि न्यूक्लियस में दो टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। एक होता है प्रोटॉन, ठीक है, और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। अब ये प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, जबकि न्यूट्रॉन कैसा है? अनचार्ज पार्टिकल, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, न्यूट्रॉन कैसा है? अनचार्ज पार्टिकल है। और दूसरा हमने देखा था कि प्रोटॉन जो है वो बहुत ही ज्यादा हैवीली चार्ज पार्टिकल होता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा क्या देखा था कि न्यूक्लियस की जो हमने डेंसिटी निकाली थी, न्यूक्लियर डेंसिटी रो इज इक्वल टू आया था 2.3 इंटू 10 टू द पावर 17 kg पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी ये दिखाती है कि न्यूक्लियस जो है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट ठूस ठूस के न्यूक्लियस के अंदर भरे हुए हैं, है ना। यानी वो बहुत ही ज्यादा पास पास में है, छोटी सी जगह पर बहुत सारे प्रोटॉन्स एंड बहुत सारे न्यूट्रॉन्स रखे गए हैं, कुछ इस तरह से, यूं ऐसे। ठीक, अब क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और कोई और प्रोटॉन भी कैसा होगा? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ही होगा, और वो दोनों एक दूसरे के बहुत पास पास में है, तो इन दोनों में क्या होगा? रिपल्शन होगा। रिपल्शन की वजह से क्या होगा? कोई प्रोटॉन यहां जाएगा, कोई यहां जाएगा, कोई ऐसे जाएगा। इस तरह से प्रोटॉन्स अलग अलग डायरेक्शन में चले जाने चाहिए थे बिकॉज ऑफ द रिपल्शन बाय अनदर प्रोटॉन, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो जाना चाहिए था, टूट जाना चाहिए था। यानी किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस है वो थोड़ी देर में खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनको जोड़ के एक एनर्जी रखती है और जिसे हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। ये एनर्जी कहां से आती है? इनको जोड़ने वाली जो एनर्जी है, इनको आपस में बांध के रखने वाली जो एनर्जी है, जिसे हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी, वो कहां से आती है? तो चलिए देखते हैं। देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि आपको इस न्यूक्लियस का मास पता करना है, तो उसका मास कितना होगा? तो सीधी सी बात है, ये न्यूक्लियस किससे बना है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन से। तो सारे प्रोटॉन का मास ले लीजिए, उसमें सारे न्यूट्रॉन्स का मास जोड़ दीजिए, तो आपको क्या मिलना चाहिए? मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, यानी अगर आप करते हैं सम ऑफ टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स का टोटल मास ले लीजिए, प्लस उसमें ऐड कर दीजिए टोटल मास किसका? ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का टोटल मास ऐड कर दीजिए, तो आपको ये जो दोनों का सम है वो मिल जाएगा। किसका मास? मास मिल जाना चाहिए किसका? ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि अगर आप न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन हैं उनको जोड़ देते हैं, उनके मास को जोड़ देते हैं मास ऑफ न्यूट्रॉन से, जितने भी न्यूट्रॉन हैं, तो ये सीधी सी बात है, इन दोनों का मास किसके बराबर होना चाहिए? मास ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस इन्हीं दोनों से बना है। ठीक है, लेकिन इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट ये जो मास है ये न्यूक्लियस के मास के बराबर नहीं है, यानी न्यूक्लियस का मास इतना नहीं होता है। ठीक है, इससे थोड़ा सा कम होता है। अब ये कम क्यों होता है, इसको जरा हम एग्जाम्पल से समझते हैं। और कितना कम होता है, चलिए देखते हैं। तो देखिए, सपोज करिए कि आप एक एटम लेते हैं, लेट्स से ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 एंड उसका मास नंबर है 16। एटॉमिक नंबर 8 दैट इज Z इक्वल्स टू है 8 और मास नंबर यानी A इक्वल्स टू कितना है? 16। अब कल हमने देखा था कि एटॉमिक नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होने चाहिए? Z के बराबर, और Z कितना है? 8। तो इसका मतलब इसमें कितने प्रोटॉन्स होने चाहिए? 8। सिमिलरली ये एटॉमिक मास नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? एटॉमिक मास नंबर होता है प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो इससे हिसाब से न्यूट्रॉन्स कितने हुए? सीधी सी बात है, एटॉमिक नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस कर दीजिए, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अभी बताया किसके बराबर है? Z के बराबर, तो ये हो जाएगा A माइनस Z।
ठीक है, यानी 16 में से आप 8 माइनस करिए, कितना आएगा 8। तो इसका मतलब ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन्स हैं एंड 8 क्या है, न्यूट्रॉन्स। अब चलिए, ये इसके न्यूक्लियस की बात है, तो चलिए अब इसी न्यूक्लियस का मास निकालते हैं। तो मास ऑफ न्यूक्लियस जो हम सोच रहे हैं, यानी जिसको हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हम इसे लिखेंगे एक्सपेक्टेड मास, मास ऑफ न्यूक्लियस। ऑफ कर देते हैं, ऑफ ऑक्सीजन 816, ठीक है। तो जो एक्सपेक्टेड मास है, किसका एक्सपेक्टेड मास, हम किसका मास निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन के न्यूक्लियस का, कितना होना चाहिए। देखिए इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, Z के बराबर। चलिए मान लीजिए कि एक प्रोटॉन का मास है mp, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं इसमें, A माइनस Z के बराबर, A माइनस Z, ठीक है। और टोटल न्यूट्रॉन का मास हम, और एक न्यूट्रॉन का हम मास मान लेते हैं mn। तो ये जो मास है वो किसका आ गया, न्यूक्लियस का मास, क्योंकि हमने टोटल मास कर दिया किसका, प्रोटॉन का, प्लस टोटल मास कर दिया किसका, न्यूट्रॉन का। तो यही मिलके न्यूक्लियस को तैयार कर रहे हैं, तो इसका मतलब यही मास किसका होना चाहिए, न्यूक्लियस का। दिस इज एक्सपेक्टेड मास। ये एक्सपेक्टेड मास कितना आएगा, तो देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 8, इंटू मास ऑफ वन प्रोटॉन होता है 1.00727 यूनिट्स, ठीक है। आपको ये एग्जैक्ट मास लेना है, ये यूनिट्स में है और एग्जैक्ट मास ही लेना है इस चैप्टर में। प्लस A माइनस जेड, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आए 8, तो 8 इंटू मास ऑफ वन न्यूट्रॉन विच इज 1.00866 यूनिट्स, इतना होता है। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, यानी इसका आंसर निकालें, तो वो होगा आपका 16.12744 यूनिट। ये आ गया आपका मास। ये मास किसका आया, दिस इज एक्सपेक्टेड मास ऑफ न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस का एक्सपेक्टेड मास आ गया, किसके न्यूक्लियस का, ऑक्सीजन के मास न्यूक्लियस का, ठीक है। लेकिन जब हमने स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से न्यूक्लियस का मास पता किया, ऑक्सीजन के न्यूक्लियस का जो मास निकल के आया वो था m इज इक्वल टू 15.99493 यूनिट्स, ठीक है। कितना आया 15.99493 यूनिट, जबकि आना कितना चाहिए था 16.12744 यूनिट, ठीक है। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि जो एक्चुअल मास आया, वो जो एक्सपेक्टेड मास था जितना आना चाहिए था उससे कम आया, है ना। ये है आपका एक्चुअल मास, जबकि ये क्या है, एक्सपेक्टेड मास। हमने क्या उम्मीद की थी, उसका मास, न्यूक्लियस का मास कितना आएगा 16.12744, जबकि आ कितना रहा है 15.99493। इसका मतलब क्या हुआ, मास कम हो गया। और कितना मास कम हुआ, तो देखिए जल्दी निकालते हैं, ये हुआ डेल्टा m, मास में चेंज आ गया, ठीक है। कितना चेंज आया, तो कितना एक्सपेक्ट किया था 16.12744, ठीक है, माइनस एक्चुअल मास कितना है 15.99493, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो होता है 0.13691 यूनिट्स। इसका मतलब इतना मास कम हो गया। क्लियर है। जो मास का चेंज आया इसे हम कहते हैं मास डिफेक्ट, ठीक है, क्योंकि मास में डिफेक्ट आ गया, कम हो गया वो, ठीक है। कितना कम हो गया 0.13691। नाउ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। न तो मास को हम बना सकते हैं, न ही मास को खत्म कर सकते हैं। लेकिन हम यहां क्या देख रहे हैं कि इतना मास कम हो गया, यानी खत्म हो गया, ठीक है। तो ये मास कहां गया। अब देखिए इसका आंसर हमें मिलता है आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी से। देखिए कल हमने पढ़ा था कि आइंस्टाइन ने क्या कहा था कि मास शुड बी कंसिडर्ड एज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। मास को हम क्या मान के चल सकते हैं, एक अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी मान के चल सकते हैं, ठीक है। जिससे रिलेटेड जो एनर्जी है, यानी अगर हम उसे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करें तो वो हमें मिलेगा E इज इक्वल्स टू mc²। उसकी एनर्जी हमें कितनी मिलेगी, उस मास को अगर हम एनर्जी में कन्वर्ट करें तो एनर्जी कितनी मिलेगी, E इज इक्वल्स टू mc²।
क्लियर हो गया। वेयर m इज द मास ऑफ पार्टिकल एंड c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब अगर मान लीजिए आप इस मास को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो ये इसकी एनर्जी कितनी आनी चाहिए, डेल्टा m, मास कितना है डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर, ठीक है, इतनी एनर्जी आनी चाहिए। यानी ये जो मास है इसके पास इतनी एनर्जी है। क्लियर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मास हमने देखा कि जो कम हो गया वो कहीं गया नहीं है, वो कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर है, लेकिन इन फॉर्म ऑफ मास नहीं है। किसकी फॉर्म में है, एनर्जी की फॉर्म में। क्लियर हो गया। यानी इतना जो मास हमें मिला कि इतना मास कम हो गया है, वो मास इसी न्यूक्लियस के अंदर है बट इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्लियर है। अब इस एनर्जी का काम क्या है, तो देखिए न्यूक्लियस के अंदर क्या थे, न्यूक्लियॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, है ना, जिनके बीच में बहुत ज्यादा रिपल्शन था। तो इस एनर्जी का काम है उसी रिपल्शन को खत्म करना, यानी इन सब को आपस में जोड़ के रखना, बाइंड करके रखना। ठीक है, और इसीलिए ये जो एनर्जी आई E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, इसे हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी EB। ठीक है, यानी ये हमारा EB इज इक्वल टू हो गया डेल्टा एम सी स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड व्हाट, बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ आ गया आपको कि ये कौन सी एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी, जिसका काम क्या है, न्यूक्लियॉन्स को आपस में जोड़ के रखना। अब चलिए देखते हैं इस केस में बाइंडिंग एनर्जी कितनी निकलेगी। देखिए कल आपने देखा था कि 1 यूनिट, 1 एटॉमिक मास यूनिट या 1 यूनिट की जो एनर्जी है, हमने इस फॉर्मूले में 1 यूनिट की वैल्यू डाल के जो एनर्जी निकाली थी वो कितनी आई थी, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इतनी एनर्जी आई थी कितने मास की, 1 यूनिट मास की। तो अगर मान लीजिए मास 2 यूनिट है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, 2 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 यूनिट होता तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते। यहां हमारा मास कितना है, 0.13691, तो इसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए, सीधी सी बात है, ये इतना जो मास है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये यूनिट में है तो उसको आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। ठीक है, यानी ये बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी 0.13691 यूनिट्स, और एक यूनिट की एनर्जी कितनी है, इनटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये जो एनर्जी आई ये आएगी आपकी 127.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गई आपकी बाइंडिंग एनर्जी। किसकी बाइंडिंग एनर्जी आई, ये ऑक्सीजन के न्यूक्लियस की। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मास था वो इसी ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में प्रेजेंट है बट इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, और वो एनर्जी कितनी है, 127.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिस एनर्जी का काम क्या है, इन न्यूक्लियॉन्स को आपस में जोड़ के रखना। ठीक है, तो ये हो गई आपकी बाइंडिंग एनर्जी। अब चलिए समझते हैं कि ये देखिए ये जो बाइंडिंग एनर्जी आई ये तो आई पूरे न्यूक्लियस की, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि हर एक प्रोटॉन के पास कितनी एनर्जी है या हर एक न्यूट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है, यानी वो कितनी एनर्जी से जुड़े हुए हैं, तो चलिए देखते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सिंगल न्यूक्लियॉन कितनी होती है, एक न्यूक्लियॉन की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, लेट्स सी। तो देखिए किसी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए डेल्टा एम, दैट इज मास डिफेक्ट। ठीक है, और ये मास डिफेक्ट क्या होता है, एक्सपेक्टेड मास माइनस एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस। तो एक्सपेक्टेड मास हमने देखा था कितना था, सम ऑफ टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और मास ऑफ प्रोटॉन्स कितना आया था, देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, Z, एक प्रोटॉन का मास है mp, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने थे, a माइनस जेड, एक न्यूट्रॉन का मास कितना था, mn। ठीक है, क्लियर हुआ, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनटू मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन, ये हो गया आपका एक्सपेक्टेड मास, माइनस हमने क्या किया था, एक्चुअल मास, दैट इज कैपिटल M। तो इससे आपको मिला क्या, डेल्टा M, और इस डेल्टा M से हमने रिलेटेड एनर्जी निकाली जो कि आई हमारी बाइंडिंग एनर्जी EB इज इक्वल टू आया डेल्टा M सी स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो एनर्जी है ये कौन सी एनर्जी कहलाती है, बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, यानी ये पूरे न्यूक्लियस की एनर्जी है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि न्यूक्लियस के अंदर हर एक प्रोटॉन और हर एक न्यूट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है,
तो वो आप कैसे डिटरमाइन करेंगे? यानी आपको डिटरमाइन करना है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। न्यूक्लियन मतलब न्यूट्रॉन या प्रोटॉन, दोनों ही न्यूक्लियन कहलाते हैं, ठीक है। तो देखिए टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, Eb, है ना, और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने होते हैं किसी एटम में, कितने टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, वो होते हैं एटॉमिक मास के बराबर, मास नंबर के बराबर, ठीक है, दैट इज ए के बराबर, ठीक है। ए क्या बताया था आपको, व्हाट इज ए इज एटॉमिक मास नंबर, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को। तो ये आ गया आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, हर एक न्यूक्लियन की यानी हर एक प्रोटॉन की या न्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी। और यही है इंपॉर्टेंट फैक्टर टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। किसी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए आपको जो फैक्टर पता होना चाहिए वो होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि ऐसा कैसे। देखिए अभी आपने देखा ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक मास नंबर है 16, उसकी हमने बाइंडिंग एनर्जी निकाली En, कितनी आई 127.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अच्छा, एक एलिमेंट होता है यूरेनियम जिसका मास नंबर होता है 238 और उसकी बाइंडिंग एनर्जी होती है En इज इक्वल टू 1809 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर आपसे कहा जाए कि कंपेयर करिए ऑक्सीजन और यूरेनियम में से कौन ज्यादा स्टेबल है, तो बाइंडिंग एनर्जी के हिसाब से ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी किसकी है, यूरेनियम की, ठीक है। इसका मतलब उसके न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए मुझे इतनी एनर्जी लगेगी, है ना, जबकि ऑक्सीजन के न्यूक्लियस को डिवाइड करने के लिए, उसको सभी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में तोड़ने के लिए मुझे जिस एनर्जी की जरूरत पड़ेगी वो है 127.5, ठीक है। तो इस हिसाब से यूरेनियम ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। लेकिन अब अगर आपसे कहा जाए कि इन दोनों की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालिए, तो देखिए ऑक्सीजन का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना आएगा, कितना एनर्जी है उसमें, कैसे निकालते हैं, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय मास नंबर। अब ऑक्सीजन की टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितनी है 127.5 डिवाइडेड बाय मास नंबर कितना है उसका, देखिए 16, है ना। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7.97 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये आ गई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, एक न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी, किसके, ऑक्सीजन की। अच्छा, सिमिलरली अगर आप यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालते हैं तो उसके लिए यूरेनियम की टोटल एनर्जी कितनी है 1809, ठीक है, डिवाइडेड बाय उसका मास नंबर कितना है 238, है ना। डिवाइड करने पे ये आपको मिलेगा 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। यानी यूरेनियम का एक न्यूक्लियन इतनी एनर्जी से जुड़ा है, जबकि ऑक्सीजन का एक न्यूक्लियन कितनी एनर्जी से जुड़ा है 7.97, ठीक है। तो अगर आपको एक न्यूक्लियन निकालना है किसमें से, ऑक्सीजन में से, है ना, और एक न्यूक्लियन निकालना है यूरेनियम में से, तो आसान किसमें से निकालना होगा, यूरेनियम में से, क्योंकि उसका न्यूक्लियन कम एनर्जी से जुड़ा हुआ है। जबकि ऑक्सीजन में से अगर मुझे एक न्यूक्लियन को बाहर निकालना है, उसके न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियन को अलग करना है, तो उसके लिए देखिए मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी, है ना। यानी ऑक्सीजन का जो न्यूक्लियस है वो ज्यादा स्टेबल है क्योंकि उसमें हर एक न्यूक्लियन के पास ज्यादा एनर्जी है। क्लियर हो गया। यानी किसी भी एलिमेंट की जो स्टेबिलिटी है वो आप बाइंडिंग एनर्जी देख के नहीं बता सकते, उसके लिए आपको पता होना चाहिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, है ना। और जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगी उसका न्यूक्लियाई ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं इसी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का इस्तेमाल करके अलग अलग एलिमेंट्स की स्टेबिलिटी को कंपेयर करते हैं इन आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी कर्व। देखिए किसी भी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है उसके बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पे, ठीक है। यानी अगर आप किसी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी का पता करना चाहते हैं तो जैसे हमने देखा कि उसकी स्टेबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए आपको उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का पता होना चाहिए, है ना। अब अगर हम अलग अलग एलिमेंट्स की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को उनके एटॉमिक मास के अगेंस्ट अगर प्लॉट करें, यानी ग्राफ बनाए बिटवीन द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड एटॉमिक मास ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स,
तो वो ग्राफ हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। इसे हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी कर्व, है ना। अब इस कर्व को देखकर हम अलग अलग एलिमेंट की न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके कुछ मेन फीचर्स। देखिए, अगर आप देखें तो यहाँ ग्राफ में सबसे कम वैल्यू है हाइड्रोजन की, है ना, और उसका एटॉमिक मास 2 यानी ड्यूट्रियम की। तो ड्यूट्रियम की एनर्जी जो है वो सबसे कम है। लेकिन जैसे ही हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यानी एटॉमिक मास नंबर 2 से 4 करते हैं हीलियम पर, अचानक बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हीलियम है वो हाइड्रोजन के मुकाबले बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। ठीक, अब अगर हम इसी ग्राफ में आगे बढ़ें तो देखिए हीलियम के बाद उससे ज्यादा ऊपर कौन है, कार्बन। यानी कार्बन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो हीलियम से ज्यादा है, यानी वो उससे ज्यादा स्टेबल है। कार्बन से ज्यादा स्टेबल कौन है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन से ज्यादा स्टेबल कौन होगा, सल्फर। सल्फर जिसका एटॉमिक मास नंबर है 32। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, सल्फर से भी ज्यादा स्टेबल कौन है, आयरन। यानी हाइड्रोजन से अगर हम आयरन की तरफ बढ़ते हैं तो धीरे धीरे बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती जाती है ना। और बढ़ते बढ़ते इस पूरे ग्राफ में आप देख सकते हैं कि इस बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम है आयरन के लिए। यानी आयरन का जो न्यूक्लियस है वो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब अगर हम आयरन से आगे बढ़े तो मॉलिब्डेनम तक जाते जाते देखिए बाइंडिंग एनर्जी कम हो गई, है ना, और ये लगातार कम होती जा रही है। हालांकि ये ग्राफ देख सकते हैं कि नियरली स्ट्रेट लाइन है लगभग यहां तक। ठीक है, ये अगर आप मास देखें तो ये मास आएगा लगभग समथिंग 170। ठीक है, यानी अगर आप देखें तो यहां से यहां तक लगभग 30 से लेके 170 तक का जो ग्राफ है वो कैसा है, स्ट्रेट लाइन है, नियरली स्ट्रेट लाइन है। यानी उनकी वैल्यूज जो है वो मैक्सिमम के सबसे पास में है। इसीलिए हम कहते हैं कि 30 से लेके 170 तक के जो एलिमेंट होंगे उनका न्यूक्लियस बहुत ही ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब अगर आप 170 से आगे बढ़ें तो अचानक देखिए वैल्यू बहुत ही जल्दी डिक्रीज हो जाती है ना। और 273, 238, यूरेनियम 238 आते आते ये वैल्यू बहुत कम हो जाती है, नियरली 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। अब यूरेनियम 238 के लिए ये वैल्यू बहुत छोटी है। ठीक है, तो अब इस कर्व से हमें क्या ऑब्जर्वेशंस मिल रहे हैं। देखिए, आयरन का एटॉमिक मास नंबर कितना है, 56, और उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी है, 8.75। ठीक है, यानी इसकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत ही ज्यादा है। इतनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होने का मतलब ये है कि आयरन के न्यूक्लियॉन्स बहुत ही ज्यादा टाइटली जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब अगर देखें तो देखिए आयरन के न्यूक्लियस में क्या होगा, एक प्रोटॉन होगा। ठीक है, ये दूसरे प्रोटॉन को क्या करेगा, रिपल करेगा। ये भी इसको रिपल करेगा और ये भी रिपल करेगा। तो ये दोनों अलग अलग हो जाने चाहिए थे, लेकिन ये बाइंडिंग एनर्जी क्या शो कर रही है कि ये दोनों बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं। इसका भी प्रोटॉन एंड प्रोटॉन, इनके बीच में रिपल्शन तो है ही, लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं, यानी देयर मस्ट बी सम अनदर फोर्स। ठीक है, जो कि कैसा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, ताकि वो इनको जोड़ के रखे। और वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इन दोनों के बीच के फोर्स ऑफ रिपल्शन से बहुत ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, दीज फोर्सेस आर कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्सेस। ठीक है, इन फोर्सेस को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस। क्लियर हो गया। फर्स्ट थिंग क्या कि क्योंकि ये दोनों प्रोटॉन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से बहुत ज्यादा टाइटली जुड़े हुए हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि इनमें रिपल्शन के अलावा एक स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्स भी होना चाहिए। और उस स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्स को हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस। ये 3 फंडामेंटल फोर्स में आते हैं और ये तीनों फंडामेंटल फोर्स में सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक, ग्रेविटेशन एंड न्यूक्लियर, तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग फोर्स होते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस। क्लियर हो गया, ये स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं इनको, है ना। ये पहला फीचर, ये पहला ऑब्जर्वेशन था। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है, तो देखिए आपको क्या बताया कि ये वाला जो रीजन है यहां से लेके यहां तक, ठीक है, ये रीजन जो आता है मोस्ट स्टेबल रीजन कहलाता है।
है ना। यानी जो न्यूक्लिया यहाँ से यहाँ के बीच में होंगे 30 से लेके 170 तक के बीच में, वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल होंगे। और इनसे ज्यादा या जिनका मास 30 से कम है, वो जो न्यूक्लियाई हैं वो अनस्टेबल होंगे, यानी वो उनकी स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है। अब अगर आप यूरेनियम 238 को देखें तो ये बहुत ज्यादा हैवी न्यूक्लियाई है, और इसका जो एटॉम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है कितना है 7.6, जो कि बहुत कम है। ठीक है। यानी ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है। तो हैवी न्यूक्लियाई जो है वो उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होती है और वो अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, आप यहां देख सकते हैं कि अगर हम हल्के पार्टिकल, हैवी तो अनस्टेबल है ही, लेकिन अगर हम हल्के पार्टिकल देखें तो जो बहुत ज्यादा हल्के हैं उनकी भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत कम है, जैसे हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत कम है। ठीक है, यानी ये भी कैसा है, अनस्टेबल। तो अगर पार्टिकल बहुत हल्का है तो उसका न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल होगा, और अगर वो बहुत ज्यादा हैवी है तो भी उसका न्यूक्लियस बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होगा। ठीक है। अब ये स्टेबिलिटी कैसे अटेन करते हैं? तो सपोज करिए कि एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास नंबर A इक्वल्स टू है 240। ठीक है। 240 होने का मतलब क्या है कि वो कहीं यहां पर आएगा, है ना, यहां इसके आसपास, यानी उसकी बाइंडिंग एनर्जी होगी 7 के आसपास। क्लियर हो गया? अब अगर मान लीजिए कि ये हैवी एलिमेंट, हैवी पार्टिकल, हैवी न्यूक्लियाई दो छोटे छोटे लाइटर न्यूक्लियाई में टूट जाता है, जिन दोनों का मास नंबर है 120 एंड 120। ठीक है। तो वो कहां चला जाएगा? वो दोनों पार्टिकल यहां आएंगे, और ये क्या है, मोस्ट स्टेबल रीजन। यानी अगर कोई भारी पार्टिकल अपने आप को दो लाइटर पार्टिकल्स में तोड़ देता है, ठीक है, तो वो कहां आ जाएंगे, उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाएगी, है ना, और वो कहां आ जाएंगे, मोस्ट स्टेबल रीजन में। क्लियर हो गया? इस फिनोमेना को बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन। तो न्यूक्लियर फिशन का मतलब क्या हुआ? द डिवीजन ऑफ अ हैवियर न्यूक्लियाई इनटू टू लाइटर न्यूक्लियाई। किसी हैवियर न्यूक्लियाई का दो लाइटर न्यूक्लियाई में टूट जाना, बढ़ जाना, क्या है, न्यूक्लियर फिशन, है ना। और वो कौन शो करेगा? वो पार्टिकल शो करेंगे जिनका मास नंबर बहुत ज्यादा है। क्लियर हुआ? तो जो बहुत ही ज्यादा हैवी पार्टिकल्स हैं वो अपने आप को दो भागों में डिवाइड कर देंगे, ताकि उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाए, और साथ ही साथ क्या बढ़े, उनकी स्टेबिलिटी। ठीक है, क्लियर हो गया? ये हो गया न्यूक्लियर फिशन। अब अगर मान लीजिए इन पार्टिकल्स को, जैसे हाइड्रोजन है, या इन पार्टिकल्स को अपनी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ानी है, तो वो क्या कर सकते हैं? तो सपोज करिए जैसे दो पार्टिकल हैं जिनका एटॉमिक मास नंबर है 20, है ना, दो अलग अलग पार्टिकल हैं जिनका एटॉमिक मास नंबर कितना है 20। अगर वो जुड़कर आपस में एक पार्टिकल बना लेते हैं तो उनका एटॉमिक मास नंबर कितना हो जाएगा, 40। ठीक है। अब पहले वो कहां थे? क्योंकि उनका एटॉमिक मास नंबर 20 था, तो वो कहीं यहां पर होंगे, यानी अनस्टेबल होंगे। ठीक है। लेकिन जब वो दोनों आपस में जुड़ते हैं और उनका एटॉमिक मास नंबर 40 हो जाता है, तो वो कहां आएंगे, इस रेंज में आ जाएंगे, 30 से ज्यादा, यानी इस रेंज में। और ये रेंज कौन सी है, मोस्ट स्टेबल। ठीक है, क्लियर हो गया? अब यहां पर जो हल्के पार्टिकल्स हैं वो भी अपनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ा रहे हैं, और वो भी मोस्ट स्टेबल रीजन में आ जाते हैं। लेकिन ऐसा वो कैसे करते हैं, आपस में जुड़ के। तो इसे बोलते हैं फ्यूजन। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, फ्यूजन। फ्यूज मतलब जुड़ना। ठीक है, जबकि ये क्या था, न्यूक्लियर फिशन। ठीक है, तो फिशन मतलब क्या होता है, टूटना, और फ्यूजन मतलब क्या होता है, जुड़ना। तो जो हल्के पार्टिकल्स हैं वो जुड़ के एक हैवियर पार्टिकल बना लेते हैं, ठीक है, ताकि उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाए। और जो हैवियर पार्टिकल है वो टूट कर दो हल्के पार्टिकल में डिवाइड हो जाते हैं, ताकि उनकी भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाए। इन बोथ केसेस द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई विल इंक्रीज। इन दोनों केसेस में न्यूक्लियर स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ेगी, चाहे फिशन हो चाहे फ्यूजन हो। क्लियर हो गया यहां तक? ये था आपका बाइंडिंग एनर्जी कर्व और उसके कुछ फीचर्स एंड कैरेक्टर्स। ठीक है, अब यहां हमने देखा कि हमें पता चला कि देयर मस्ट बी सम अनदर फोर्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स, जो कि उन्हें जोड़ के रखते हैं। तो चलिए समझते हैं इन्हीं न्यूक्लियर फोर्सेस की कुछ प्रॉपर्टीज को। लेट्स अंडरस्टैंड। देखिए, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स में 3 टाइप के फोर्स लग सकते हैं। ठीक है, कौन से? चलिए देखते हैं। सपोज करिए कि 2 प्रोटॉन है, इन दोनों प्रोटॉन के पास पहली प्रॉपर्टी है चार्ज Q, और Q चार्ज होने की वजह से इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, क्योंकि सेम चार्ज है इसलिए ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल, जैसा कि हमने देखा Fe।
ठीक है। एक दूसरे को कौन से फोर्स से रिपल करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। क्लियर हो गया? ये इनके बीच में फर्स्ट फोर्स। दूसरा, इस चार्ज के अलावा इनके पास क्या है? मास है, और मास होने की वजह से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करेंगे विद ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि जिनके पास मास होता है वो एक दूसरे के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं, है ना। और ये फोर्स हमेशा कैसा होगा? अट्रैक्टिव होगा, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, विद ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ आ गया? अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एफ जी, जिनसे ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बहुत ही ज्यादा वीक है। क्लियर हो गया? अगर हम इनके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻36 टाइम्स ज्यादा होता है। यानी जितना ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं उससे 10⁻36 टाइम्स ज्यादा फोर्स से एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। ठीक है, यानी ये एक दूसरे से बहुत दूर चले जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जैसा अभी देखा कि ये दोनों एक दूसरे से बाइंड होते हैं, है ना। और इनको बाइंड करके कौन रखता है? एक अट्रैक्टिव फोर्स, जिसको हमने अभी क्या देखा? कौन सा फोर्स होता है? न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ये इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बहुत ज्यादा है, जो रिपल्सिव फोर्स है उससे बहुत ज्यादा है ये। ठीक है, अगर हम इनके न्यूक्लियर फोर्स की बात करें तो इनके बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से लगभग 100 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, यानी अगर हम इनका रेशियो लें, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड न्यूक्लियर फोर्स के रेशियो लें इनके बीच में लगने वाले, तो ये आएगा 1:10⁻36 रेशियो 10⁻38। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इन दोनों के बीच में 1 न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो 10⁻36 न्यूटन का रिपल्सिव फोर्स लगेगा। कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एंड 10⁻38 न्यूटन का वापस अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। कौन सा अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा? न्यूक्लियर फोर्स। क्लियर हो गया ये? तो ओवरऑल फोर्स कौन सा होना चाहिए? अट्रैक्टिव। इसीलिए दोनों न्यूक्लियॉन्स जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो जिसमें हमने देखा कि तीनों फंडामेंटल फोर्स, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक और न्यूक्लियर, इन तीनों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा है? न्यूक्लियर फोर्स। क्लियर है? और ये इन न्यूक्लियर फोर्स की फर्स्ट प्रॉपर्टी है। ठीक, सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए, अगर आप दो न्यूक्लियॉन्स के बीच के डिस्टेंस, दैट इज मान लीजिए इनके बीच में डिस्टेंस है r और इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी है u। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों के बीच के डिस्टेंस और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, अब हमने ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ क्यों ड्रॉ किया? तो देखिए, आप जानते हैं कि अगर दो पार्टिकल्स के बीच की पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है तो वो शो करता है रिपल्शन। ठीक है, और अगर उनके बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव आती है तो वो शो करता है अट्रैक्शन। यानी पोटेंशियल एनर्जी अगर पॉजिटिव आए तो उनके बीच में रिपल्शन हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी अगर नेगेटिव आए तो उनके बीच में क्या हो रहा है? अट्रैक्शन। ठीक है, नाउ सपोज करिए कि दो न्यूक्लियॉन्स हैं जिनके बीच में डिस्टेंस है 3 फर्मी का, 3 फेम्टोमीटर का। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि उनकी पोटेंशियल एनर्जी नियरली कितनी है? 0। देखिए 3 फर्मी पे हमने इस ग्राफ से हम पता कर सकते हैं 3 फर्मी के पर उनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? यहाँ पर ये है। ठीक है, और ये लगभग कितनी है? 0। यानी U क्या है? 0। U 0 का मतलब क्या है? नो फोर्स। उनके बीच में कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो 3 फर्मी पर उन दोनों न्यूक्लियॉन्स के बीच में, इन दोनों के न्यूक्लियॉन्स के बीच में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, मान लीजिए डिस्टेंस 3 फर्मी से थोड़ा सा ज्यादा हो तो उतने ज्यादा डिस्टेंस पर इनके बीच में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, अब धीरे धीरे इनके बीच में डिस्टेंस कम करते हैं और डिस्टेंस कम करते करते अगर हम R0 तक ले आते हैं, या ये जो R0 है, R0 इज इक्वल टू 0.8 फर्मी। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि धीरे धीरे हम इनको पास में ले आए, तो जैसे जैसे हम इन्हें पास में ले आएंगे आप देख रहे हैं कि इनकी पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे क्या हो रही है? कम होती जा रही है। 3 फर्मी पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी 0, 0.8 फर्मी आते आते पोटेंशियल एनर्जी हो गई -100। ठीक है, यानी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हो गई।
कहां तक? 0.8 फर्मी तक आते आते। इतनी नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है कि इनके बीच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन डेवलप हुआ, ठीक है। यानी ये जो न्यूक्लियॉन्स हैं, जब ये दोनों एक दूसरे से 0.8 फर्मी पे आ गए तो इनके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन डेवलप हुआ, ठीक है। क्लियर हो गया ये? इनके बीच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन डेवलप हुआ। कितने डिस्टेंस पर? 0.8 फर्मी पर। 3 फर्मी पर कोई फोर्स नहीं था, 0.8 फर्मी पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स लगने लगा। क्लियर हो गया? अब अगर मान लीजिए कि आप इन दोनों न्यूक्लियॉन्स के बीच का डिस्टेंस कम करते हैं, मतलब 0.8 फर्मी से भी कम करते हैं, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 0.8 फर्मी से डिस्टेंस कम करने पर पोटेंशियल एनर्जी अचानक कैसी हो गई? पॉजिटिव की तरफ जा रही है ना। और ये कितनी हो गई? 0। थोड़ा सा आगे जाने पर ये कितनी हो गई? 0 हो गई, ठीक है। यानी इनकी जो रेंज है वो यहां से यहां तक है। पोटेंशियल एनर्जी 0 होने का मतलब क्या हो गया? कोई फोर्स नहीं लग रहा। यानी न्यूक्लियॉन्स पे यहां पर भी कोई फोर्स नहीं लग रहा उनके बीच में, और यहां पर भी कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो इनकी रेंज आप देख सकते हैं कुछ यहां से लेके 3 फर्मी के आसपास होगी, ठीक है। इसीलिए इन्हें शॉर्ट रेंज एंड सैचुरेटेड फोर्स कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा दूर तक अपने फोर्स को नहीं अप्लाई कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स हैं जो पास पास में है, ठीक है, तो ये वाला जो न्यूक्लियॉन है ये इससे दूर वाले न्यूक्लियॉन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगाएगा। क्यों? डिस्टेंस ज्यादा है, 3 फर्मी से डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसलिए ये अपने से दूर वाले न्यूक्लियॉन पे कोई फोर्स नहीं लगाएगा, न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक लगा सकता है, ग्रेविटेशनल लगा सकता है, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगाएगा। ऐसे फोर्सेस को शॉर्ट रेंज फोर्सेस कहते हैं, क्योंकि ये बहुत कम डिस्टेंस तक लगते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। तो ये था आपका सेकेंड प्रॉपर्टी, दैट इज दे आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि न्यूक्लियर फोर्स चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे 2 प्रोटॉन हो चाहे 2 न्यूट्रॉन हो, एक प्रोटॉन हो और दूसरा न्यूट्रॉन हो, तो भी उनके बीच में जो फोर्स हैं वो हमेशा सेम लगते हैं। दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है। तो ये थे आज के आपके टॉपिक्स।